आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और मुबशिर ज़ैदी। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ज़ाहिर है गिरफ़्तार हो गए हैं, नैब की तहवील में हैं। हमज़ा शहबाज को ऑफलोड कर दिया गया, लंदन जा रहे थे वो, ECL में नाम डाल दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब के जो असासे हैं उनकी भी छानबीन नैब शुरू करने वाला है। ये तीन वो ख़बरें हैं जो आपने हर चैनल पे टॉप स्टोरी के तौर पे देखी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो आपने शायद ही किसी चैनल पे देखी और हमारे नज़दीक वो आज की सबसे बड़ी कहानी है, और वो है हमसाया मुल्क की कहानी, जिसे हमसाया मुल्क आप कहते हैं, लेकिन मैं उसे भारत कहता हूँ। भारत सीधे लिए चलते हैं। वहाँ आज नताइज आए 5 रियासती इंतखाबात के, तेलंगाना, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इन नताइज की अहमियत ये है कि ये बीजेपी इनमें से किसी रियासत में जीत नहीं सकी है। मध्य प्रदेश में वो 15 साल से बरसरे इक़्तिदार थी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस उससे आगे है, लीड में है। राजस्थान कांग्रेस ने 5 साल बाद फतह कर लिया है, और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस ने 15 साल बाद बीजेपी से छीन लिया है। इन इंतखाबात की अहमियत उन इंतखाबात के तनाजुर में क्या है जो चंद महीने बाद पूरे भारत में होने वाले हैं, यानी लोकसभा इलेक्शन। इस पे हमने जानने के लिए दिल्ली में शिवम विज हैं, बड़े जाने माने पत्रकार हैं। हेलो जी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ये जो है ज़ाहिर रिजल्ट्स आ रहे हैं, कांग्रेस की कामयाबी हो रही है और बीजेपी या तो हार चुकी है या पीछे है। तो जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये नताइज रिजल्ट्स बताते हैं कि मोदी हुकूमत का काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आप एग्री करते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो लोकसभा चुनाव से, लोकसभा इलेक्शन से 5-6 महीने पहले ये 4-5 इम्पोर्टेंट स्टेट इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। इनका कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके बाद भी इनको हारने के बाद भी जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो जीत गई, या इनको जीतने के बाद भी हार गई जी। जैसे जो सबसे इसका मशहूर एग्जाम्पल है वो है 2004 में। इन्हीं स्टेट्स में बीजेपी जीती थी, इसीलिए वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑल इंडिया इलेक्शन जल्दी बुला लिया था और हार गए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इन स्टेट्स में खुद ट्रैवल किया, मैंने सफर किया, लोगों से बात करी, आवाम से बात करी इलेक्शन के सिलसिले में। तो उनका कहना था कि ये खाली हम बीजेपी को एक सबक सिखा रहे हैं क्योंकि हम उस पर नाराज हैं, ABCD को लेके अक्सर लोकल फैक्टर्स या टॉपिकल इश्यूज। बहुत बड़ा इसमें कारण था किसानों का जो मसला है, किसानों को आजकल पैसे कम मिल रहे हैं, और बेरोजगारी का, नौकरी नहीं है। अच्छा शिवम जी, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, उसके हिसाब से मुझे बताइएगा कि मई या जून में अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो पैटर्न क्या बताएगा। हम शुरू करते हैं पिछले साल जो है गुजरात में जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, उसमें बड़ी मुश्किल से कड़ा मुकाबले के बाद जो है बीजेपी कामयाबी हासिल कर पाई, वहाँ जो किसान बिरादरी है उसके विरोध की वजह से। उसके बाद कर्नाटका में बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कांग्रेस का तख्ता वो उलट देगी, लेकिन कर्नाटका में जो इलेक्शन रिज़ल्ट आए, टाई पड़ गई। बीजेपी ने हुकूमत बनाने की कोशिश की और ये भी इल्ज़ामात लगे कि उसने MPAs जो है अरकान असम्बली वो ख़रीदने की कोशिश की, उसके बावजूद वो वहाँ हुकूमत नहीं बना पाई। फिर ये जो अभी यूपी में पिछले 2-3 महीने के दौरान बाई इलेक्शंस हुए हैं, गोरखपुर या इधर उधर, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो, और अब जाके ये जो सो कॉल्ड काऊ बेल्ट है या हिंदी बेल्ट है, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रियासतें समझी जाती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है,
ये सारा पैटर्न तो बन रहा है ना, ये पैटर्न बता क्या रहा है? जी मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि आपको इतना सब मालूम है। आप इंडियन पॉलिटिक्स की एक एक बाइपोल फॉलो कर रहे हैं। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। गूगल जिंदाबाद। जी जी। मैं कहना चाहूंगा कि इन सभी जगहों में, फॉर्चुनेटली इन सभी जगहों में जो मैं इलेक्शन के दौरान गया हूँ, मैंने आवाम से बात करी है और हर जगह आवाम का ये कहना है कि 2019 में तो मोदी को ही देंगे। तो मोदी की जो इमेज है वो काफी बीजेपी से सेपरेट हो गई है और काफी लोकल इश्यूज से सेपरेट हो गई है। मध्य प्रदेश में जैसे लोग कह रहे थे कि हम लोकल बीजेपी वर्कर से नाराज हैं, हम बीजेपी के एमएलए से नाराज हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, और राजस्थान में लोग चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया से बहुत नाराज। लेकिन मोदी तो ठीक है, अच्छा नहीं है, अच्छे से कम हो गया है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि किसानों के मसले और बेरोजगारी ये दो मोदी के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं 2019। हो सकता है हालांकि आवाम, बस एक आखिरी बात, आवाम मोदी के बारे में बुरा नहीं बोलती कि मोदी तो ठीक है, लेकिन जैसे 2004 में भी वाजपेयी साहब को कोई बुरा नहीं बोलता था, तब भी वो हार गए इसी वजहों से, किसान की वजह से, गांव की इकोनॉमी की वजह से और बेरोजगारी की वजह से, जब वो इंडिया शाइनिंग कह रहे थे। अच्छा, अब थोड़ी बात कर लें, कांग्रेस जो जीती है, राहुल गांधी 1 साल तकरीबन उन्हें प्रेसिडेंट बने हुआ है और उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया पप्पू के जनाब ये तो बिल्कुल एक वो नाकाम सियासतदान हैं, शहजादे हैं, बिल्कुल इनका कोई स्कोप नहीं होगा। तो वो 1 साल, आज मैं उनका वो पढ़ भी रहा था स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 की शिकस्त से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ से लेके आज तक का आप समझते हैं कि राहुल गांधी हैज़ कम ऑफ एज, या ये कांग्रेस का अपने एलाइज के साथ या ममता बनर्जी की सपोर्ट जो है इसमें कि दूसरे लोगों को इकट्ठे करके एक पावर, अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद, इनके साथ एक पावर परफॉर्मेंस जो आई है, तो इज इट बिकॉज ऑफ राहुल गांधी या ममता बनर्जी और दूसरे जो एलाइज हैं उनकी वजह से? नहीं, आज के जो रिजल्ट आए हैं इन 3 स्टेट्स में जहां बीजेपी का रूल था लेकिन बीजेपी हार गई, ये बीजेपी के खिलाफ आए हैं, कांग्रेस के लिए उतने नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ में मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, काफी 2 लाख रुपए तक का कर्जा हर किसान का माफ कर देंगे। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सेंटीमेंट बीजेपी के खिलाफ ज्यादा था, और खासकर कि बीजेपी इतने जो इलेक्शन जीत रही है उससे जो उनका एरोगेंस आ गया था, उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक देने का आवाम का, वोटर का मकसद था। लेकिन कांग्रेस के लिए राहुल गांधी में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी उन्होंने तरक्की करी है, लेकिन वो अगर 0 पे थे तो अब से 3 पे आ गए हैं। मोदी जी 10 से 7 पे आ गए हैं, 3 और 7 का फासला बाकी, 4 का फर्क है। अच्छा शिवम भाई, एक बात बताएं, आप देखें जब मैं या हम भारत को देखते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या फिजा बनी हुई है, मूड क्या है, तो हम जाहिर हम क्या देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं जो कमोपेश राइट विंग आप कह सकते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया देखते हैं और मुख्तलिफ मजमून देखते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है आज इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कि कुछ लोग जो बज़ाहिर बीजेपी या आरएसएस या जो आप कहते हैं संघ परिवार के सपोर्टर्स हैं, उनका अब ये कहना है कि यार ये देखें, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मंदिर नहीं बनाई, अगर बनाई होती तो तमाम हम लोग आपको बाहर आके सपोर्ट करते। अब जाहिर है कि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया को हम इस तरह नहीं देख सकते कि ये वाकई ही अवाम की राय है। तो सवाल मेरे से जो आपसे जो ये है, और हम सवाल के बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपका जवाब ले लेंगे, कि क्या आपको अब लगता है कि बीजेपी जो है वो डबल डाउन करेगी हिंदुत्व रेटोरिक पर, अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर और इस तरह के इश्यूज में, या कोई और एंगल लेगी? सवाल ये है, जवाब आपका लेंगे एक के बाद। वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है दिल्ली बेस्ड सहाफ़ी शिवम विज से। तो शिवम साहब, ब्रेक से पहले आपसे मैंने ये सवाल किया था कि अब इस शिकस्त के बाद, और यकीनन ये एक डिफीट ही है बीजेपी के लिए,
आप उनकी सियासत का रुख क्या देख रहे हैं? क्या मजीद हिंदुत्व की सियासत को उजागर किया जाएगा या अब ज्यादा आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट और यानी विकास पर फोकस किया जाएगा? देखिए, बीजेपी का एक कोर वोटर बेस है और एक प्लस वोट है। जो कोर वोटर बेस है, जो कि ज्यादातर अपर कास्ट है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, उसके लिए हिंदुत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हिंदुत्व थोड़ा नहीं उछाला जाएगा तो कोर वोटर बेस को लगता है कि बीजेपी उसको धोखा दे रही है, उसकी अपनी पार्टी उसको धोखा दे रही है। इसलिए कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें राम मंदिर इशू नहीं उठाया जाता है। बिल्कुल। बट अगर आप हिंदुत्व ज्यादा करेंगे, जैसे कि अगर मारकाट हो, वायलेंस हो, तो जो प्लस वोटर है वो आपसे थोड़ा बेरुख हो जाता है। उसको लगता है कि आप विकास नहीं कर पा रहे, इससे आप हिंदुत्व बेवकूफ बना रहे हैं। इसी इलेक्शन को आप देख लें, क्या हिंदुत्व नहीं उठाया? योगी आदित्यनाथ को हर जगह घुमाया, राम मंदिर का इशू उठाया, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स का इशू उठाया, उनको टर्माइट बोला, लेकिन तब भी आप इलेक्शन हारे। लेकिन ये हमें समझना होगा कि हिंदुत्व का इशू इम्पोर्टेंट है कोर वोटर के लिए। जब कोर और इस इलेक्शन में कोर वोटर थोड़ा बेरुख था, जो कोर और अक्सर जो आरएसएस के लोग हैं जो मदद करते हैं चुनाव जिताने में, मैं खुद उनसे मिला, उन्होंने बोला कि हम थोड़ा एंथुजियाज्म डाउन है इस इलेक्शन में। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन इलेक्शन है 2019 में, तब तक मोदी जी उस कोर वोटर को संभाल लेंगे। वो जाएगा कहाँ, उसमें ये है कि वो जाएगा कहाँ। जी बिल्कुल, तो जाएगा। असली लड़ाई है प्लस वोटर की। प्लस वोटर को विकास से क्या मोदी जी इम्प्रेस कर पाएंगे, ये अब देखना है। अच्छा, और कल से मोदी जी का नेशनल कैंपेन कल से शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप। सही है। अच्छा, कांग्रेस जो है अब उसकी स्ट्रेटेजी आज के बाद क्या होगी? इसलिए कि इलेक्शन कैंपेन से पहले राहुल गांधी ने गुड हिंदू और बैड हिंदू की जो डिबेट छोड़ दी थी कि मोदी जी इज नॉट गुड हिंदू, तो ये तो असल में आरएसएस का जो मैदान है उसमें खेलने वाली बात हुई। और कांग्रेस जो है वो इस मैदान में जो है जाहिर है कि बीजेपी का मुकाबला तो नहीं कर सकती। तो ये चीज बैकफायर करेगी या उन्हें अगले चुनाव में फायदा देगी? जी, फिर से अगेन हम इसका एविडेंस देख सकते हैं अब तक। जो जैसे कि आप पहले बता रहे थे, गुजरात चुनाव पिछले साल, गुजरात इलेक्शन पिछले साल से लेकर अब तक की जो इलेक्शन है जिसमें बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर रही, इन्हीं इलेक्शंस में राहुल गांधी गुड हिंदू बैड हिंदू कर रहे हैं। खूब मंदिर जाते हैं, रोज हर इलेक्शन में जाते हैं। उसका फायदा ये है कि बीजेपी उनको एंटी हिंदू नहीं बोल पा रही वोटर के सामने, है ना। आपको कोर हिंदुत्व वोट नहीं मिलेगा। जो चाहता है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ, वो वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाकी जो प्लस वोटर के सामने बीजेपी कहती है देखो ये एंटी हिंदू है, जो आती रोज मंदिर जाता है उसको आप एंटी हिंदू कैसे बोलो? सही बात, ये बिल्कुल। दूसरा ये भी इसलिए वो फायदा हो रहा है। तो कांग्रेस का आपने जिक्र किया था, तो जो फिगर्स हैं वो तो ये कि राजस्थान में तकरीबन 9% से 9% से ज़्यादा उन्होंने गेन किया है। तो और बाकी इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी उन्होंने 6 और 7% जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब है राहुल गांधी भी बहुत कंसिस्टेंटली उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो कुछ ना कुछ तो दिखा सकें, क्योंकि जो लास्ट 2 इलेक्शंस में कांग्रेस के साथ हुआ है, जाहिर है उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे नताइज में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट ज्यादा दिख रहा है, प्रो कांग्रेस सेंटिमेंट कम दिख रहा है। प्रो कांग्रेस सेंटिमेंट होता तो कांग्रेस अच्छे से जीतती। अभी भी मध्य प्रदेश में फाइनल रिजल्ट नहीं हुए हैं और लगता नहीं कि वो मेजोरिटी से 2-4 सीट पीछे है, जबकि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 15 साल के रूल के बाद कांग्रेस शुड हैव बीन स्वीपिंग। ये तो है, ये पॉइंट है। लेकिन ये है मैं ये कहूंगा कांग्रेस के लिए कि इतने चुनाव हारने के बाद उनको 2-3 इम्पोर्टेंट चुनाव मेन इलेक्शन से पहले जीत रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। कांग्रेस पार्टी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब बिग इंडस्ट्री कांग्रेस को डोनेशन देगी क्योंकि लगता है कि शायद बीजेपी हार सकती है 2019 में। और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनमें एक नई एनर्जी आएगी, नई इंथुजियाज्म आएगी। जो राहुल गांधी ने जैसे आज बोला, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, उससे लगता है कि उनमें एक थोड़ा सा एनकरेजमेंट आता है, कॉन्फिडेंस आया। बिल्कुल लगातार।
कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, और इसके साथ एक और चीज भी है कि अब बाकी पार्टियों को कांग्रेस एक वायबल पार्टनर भी नगले लग जाता है। हाँ। ये भी एक बात है। वसुत साहब आपको पूछना चाहते थे? यही जो आपने सवाल पूछा है कि जो कांग्रेस है अब सिनेरियो क्या देखते हैं कि एक ही मंडप पे, प्लेटफॉर्म पे अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और राहुल गांधी खड़े होंगे तो ये अवाम को उसकी तरफ अब ध्यान देना शुरू करेंगे या नहीं? देखिए, इस पे मुझे लगता है मोर और लेस कंसेंसस बन गया है कि इसको कैसे करना है। कोई नेशनल ग्रैंड कोलिशन नहीं बनाया जा रहा है कि ऑल इंडिया ग्रैंड कोलिशन बनाया जाए, और कोई जैसे मोदी जी का तो साफ है वो पर्सनालिटी कैंपेन होगा, पूरे इंडिया में हर कोने में मोदी जी की फोटो लगी होगी, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन का पर्सनालिटी कैंपेन नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो स्टेट बाय स्टेट कोलिशन होगा, हर स्टेट में जो जैसे कोलिशन बन पाता है। द आइडिया इज जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो डिवाइड ना हो जाए, बिखर ना जाए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए। तो हर स्टेट में उसकी अलग स्ट्रेटेजी। तो मतलब कि एक तरह से मोदी वर्सेस एवरीवन के एक सिनेरियो बनता जा रहा है। अच्छा, आपने बात की पर्सनालिटी की, और यानी आपने ये बड़ा दिलचस्प आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किए, मोदी वर्सेस एवरीवन, क्योंकि यही मोदी जी की स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल इंडिया में बहुत दिया जाता है इस बारे में कि सारा ऑपोजिशन एक बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गया था, आई थिंक 1967 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। और इंदिरा गांधी ने बस इतना बोला था, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। हाँ। तो ये मोदी वर्सेस हम ऑल में मोदी ये कहेंगे, और मोदी कह चुके हैं, मोदी ऑलरेडी रैली से कह चुके हैं, सेम फ्रेज कॉपी कर चुके हैं कि मैं कहता हूँ करप्शन हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। बहुत तो इट इज नॉट सो इजी। ब्रांड मोदी इज एक्सट्रीमली पावरफुल। मैं आप दिल्ली में सड़क में एक ऑटो वाले से पूछती कि मोदी बारे में क्या ख्याल है, तो आपसे बोलेगा कि मोदी ठीक है, मोदी बहुत अच्छा है, मोदी ने पूरी दुनिया के सामने इंडिया का फीचर बढ़ाया है। तो मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उसके बेसिस पे वो दोबारा जीत सकते हैं, भले ही थोड़ी शायद सीट कम हो जाए उनकी, थोड़ा एलआई से सपोर्ट लेना पड़े। बट अगर मुझे कहना हो कि अभी आज की डेट में क्या लग रहा है, इन नताइज के बाद ही मैं कहूँगा कि मोदी आगे। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। आपसे बात करके वाकई खुशी हुई, और आइंदा भी हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक वक्फा ये वो कश्मीरी ख़वातीन हैं श्रीनगर में जो हुर्रियत पसंदों का जनाजा जो जुलूस लेके जा रहा है उसका हिस्सा हैं। 18 घंटे का मुस्तकिल मुकाबला हुआ भारतीय फ़ौज के साथ, और 3 हुर्रियत पसंद शहीद हुए। उनमें 15 साला साकिब बिलाल भी था। साकिब बिलाल की जो शोहरत है 4 साल पहले तब हुई थी जब शेक्सपियर के ड्रामे पे मबनी एक फ़िल्म बनी थी हैदर, उसमें साकिब ने एक छोटा सा रोल अदा किया था। और फिर ये ख़बर आई कि एतवार को श्रीनगर में जो मुकाबला हुआ फ़ौज से, उसमें वो बाकी 2 के साथ शहीद हो गया। इसमें साकिब थे और उनका एक दोस्त मुदस्सिर परे। अच्छा, ये तीनों 31 अगस्त को बांदीपुर से इनका ताल्लुक़ था, जहाँ के बहुत ज़्यादा ज़ोर है मज़ाहमत का। अचानक ये दोनों दोस्त जो थे, जो फुटबॉल भी साथ खेलते थे, घर से गायब हुए। साकिब की उम्र 15 साल में बता चुका हूँ, और मुदस्सिर की उम्र जो है वो 14 साल थी। और फिर पता ये चला कि वो मुसल्ला जिद्दोजहद में शामिल हो गए हैं। हालांकि वो सिर्फ फुटबॉल के शौकीन थे,
और बड़े होके प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते थे। बिल्कुल। उनके घर वालों को भी पता नहीं चला कि कब वो एक गैर सियासी बच्चों से ना सिर्फ सियासी बने बल्कि उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता, इट्स हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और इस जद्दोजहद में मुदस्सिर जो हैं वो मेरे मुताबिक सबसे कम उम्र जाहिर है जो इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मसलन बुरहान वानी, हाँ, जिन ये फेज जाहिर है बुरहान वानी की शादी शादी से शुरू हुआ था। 15 साल के थे 2010 में जब उन्होंने बंदूक उठाई थी तंग आके, और वो भी कब के जब नहीं, मैं शहीद होने वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो शहीद हुए ना बुरहान वानी? नहीं, वो 15 साल की उम्र में। अच्छा, फिर मई 2017 में एक है फैजान अहमद भट्ट, उन्होंने बंदूक उठाई और कुछ ही महीने बाद वो शहीद जब हुए तो उनकी उम्र थी 15 साल। एक और हैं दाऊद शेख, वो 2016 में शहीद हुए थे, उनकी उम्र थी 14 साल। तो ये जो एक रुझान आया है इस उम्र में जी, ये एक यूनिक किस्म का रुझान है। मैं आप चाहें तो मैं एक कहानी मुदस्सिर की आप बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं सुनाना चाहता हूँ कि मुदस्सिर जो है मैट्रिक का तालिब इल्म था, बहुत ही जो लोअर क्लास से ताल्लुक़ था, यानी मजदूरी करके वो अपने घर वालों का पेट पालने में अपने वालिद का हाथ बटाता था। वालिदैन की हाल ही में सर्जरी हुई थी। एक माजूर भाई है, एक 10 साला बहन है। मुदस्सिर बागात में मजदूरी करके उसने पैसे जोड़े और फुटबॉल खेलने के लिए उसने जूते लिए। वो ज़ाहिर है प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता था। 2016 में यानी 2 साल पहले जब मुदस्सिर की उम्र सिर्फ 12 साल थी तो वो पथराव के जुर्म में पकड़ा गया और 1 हफ्ते तक वो थाने में रहा। लेकिन उसका जो दिल पलटा है वो पिछले साल अगस्त में पलटा है, जब मुदस्सिर का एक 19 साला कज़न था आबिद मीर, उसके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग थी मुदस्सिर की, तो वो भारतीय फ़ौज से मुकाबले में शहीद हो गया। सोपुर के इलाके में ये मुकाबला हुआ था जी। अच्छा, इसके बाद जाहिर है कि मुदस्सिर में एक चेंज आई और फिर वो और साकिब बिलाल जो हैं एक दिन वो घर से गायब हो गए। अच्छा, मुदस्सिर जो है उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी जी, वो गाता था। मैं उसका एक नमूना पेश करना चाहता हूँ। आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को ही पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी, नेक खातून है, आसिया भी, बात जब हक बातिल की आई, फातिमा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को ही पर। अच्छा, अब ये तो थे मुदस्सिर पर एक, ठीक है। और मुदस्सिर के बारे में कहा जाता है कि मेहनत बहुत करते थे लेकिन थे एवरेज स्टूडेंट। साकिब बिलाल जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ थे, ठीक है, बिल्कुल इनकी तरह ही वो फुटबॉल के शौकीन थे और कोई ज़्यादा मतलब अब ज़ाहिर अमीर घराने से उनका ताल्लुक़ नहीं था। स्टूडेंट वो बहुत अच्छे थे, क्लास 10 के फाइनल्स में 76% हासिल किया। इंजीनियर बनना चाहते थे, हालांकि फ़न की तरफ भी उनका रुझान था, जैसे आपने कहा कि हैदर फिल्म में भी कैमियो लिया था। कराला में एक थिएटर कंपटीशन भी जीती थी 3 साल कबल। उनके वालिद साहब जो है बिलाल शेख, वो कहते हैं कि इतने अच्छे स्टूडेंट थे कि एक ट्यूशन भी कभी नहीं ली और हमेशा बात कर रहे थे कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, मैं बड़े होकर ये बनूंगा। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो इन जैसे बच्चों को मजबूर कर देती हैं कि वो हथियार उठाएं? अच्छा, इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये जो गांव है इनका हजन, बांदीपुरा का गाँव। जी, ये इख्वानुल मुस्लिमीन का गढ़ था। इख्वानुल मुस्लिमीन कौन थी? कुका परे नाम का एक मिलिटेंट, प्रो इंडियन जी, उसने ये एक मिलिशिया बनाई जो प्रो स्टेट प्रो इंडिया मिलिशिया थी। ज़ाहिर है उसको भारतीय रियासत की भी पूरी सपोर्ट थी। अच्छा, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ब्लैकमेल, कत्ल, तमाम
इल्जाम वैसे की बात है, मुदस्सिर का घर कोकप्परे के घर के सामने बिल्कुल सामने था। जी हाँ। अच्छा, साकिब के जो चचा थे नजीर, वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थे। 1998 में वो भी शहीद हुए। अच्छा, अब अगर आपका रिश्तेदार है हिजब में, तो आप सोचें कि इखवान आपके साथ उस गांव में क्या फिर सलूक करती है। फिर ये हथियार उठाने के बाद ये फिर भी हाजिन में ही रहे। इनको वहां से निकलना क्यों पड़ा? क्योंकि साकिब को यरकान हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। दैट इज व्हाई दे हैड टू मूव आउट। फिर वहां पर उनका इनकाउंटर हुआ। अगेन, बहुत आसान है भारतीय हुकूमत के लिए कहना कि जी ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं वो जो खवातीन, वो किसी के कहने पर नहीं निकली। ये जो पाकिस्तान के झंडे में इनको दफनाते हैं, हमारे कहने पर नहीं होता। इसकी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और शायद वो दिल से भी नहीं कह रहे, लेकिन हजारों खम को तो ISI समेत कोई भी एजेंसी कोई नहीं निकाल सकता। और इसके इस गुस्से की वजह क्या है? एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके मज़ीद बात। वेलकम बैक जी। अच्छा, ये तो होगी साकिब और मुदस्सिर की बात। मैं अभी बात करना चाहता हूँ हिबा नासिर की। हिबा नासिर आपको याद होगी कि मकबूजा कश्मीर में यंगेस्ट पैलेट विक्टिम है। 23 नवंबर को 18 महीने की लड़की है, सिर्फ इसकी तस्वीर देखें आप। 23 नवंबर को अपने घर में थी। कपरान एक गांव है ज़िला शोपियां में, और वहाँ पर झड़पें हो रही थी, मुजाहरे हो रहे थे। तो जाहिर है कि फिर आंसू गैस की फायरिंग हुई, और ये अपने माँ के साथ और अपनी भाई बहनों के साथ अपने घर में थी। अच्छा, अब घर में पूरा आंसू गैस भर गया कमरे के अंदर। बच्चे उल्टियाँ करने लग गए, आंखें लाल हो गई, तबीयत दम घुटने लगा। तो उनकी माँ इनको अपने बाजू में उठाकर बाहर ले गई बरामदे की तरफ, ताकि कुछ वहाँ पे शायद हवा मिले। वहाँ पर फिर भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग शुरू कर दी पैलेट गन्स की, जो आपको याद है इस पर भी बहुत तस्करा हुआ है ये शॉट गन बेसिकली, लेकिन छोटी बोल छर्रे वाली गन है। वो लगी हिबा के मुंह पर। अपनी माँ ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक उसकी सीधी आंख को छल्ली कर दिया गया था। जी नहीं, उसके मल्टीपल ऑपरेशन हुए हैं। जो डॉक्टर हैं, अभी अल जजीरा में उसकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जी एक छर्रा है वो इतना गहरा अंदर बैठा हुआ है कि हमें नहीं पता कि हम उसको निकाल भी सकेंगे। बच्चे को मुस्तकिल तकलीफ हो रही है, वो अपनी आंख बंद नहीं कर सकती और सिर्फ रोती रहती है, और कह के हमने कभी इतनी कम उम्र लड़की की आंख पर इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया, और हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उसकी ये एक आंख बुझ जाए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ना कि मुदस्सिर और साकिब की हिस्ट्री क्या है, उनकी फैमिली की हिस्ट्री। आप देखते हैं कि ये जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। ये हिबा के साथ भी यही है। जब बुरहान वानी का जिक्र किया आपने, और ये है 2016 की बात ना, जब 5 महीनों के लिए उसके बाद प्रोटेस्ट चली थी, झड़पें चली थी। उस दौरान इनके कज़न जो टीनेज है हिबा की, इंशा मुश्ताक, दोनों आंखों में अंधी हो गई बुरहान वानी की शहादत के 2 दिन बाद। अब ये शायद बंदूक ना उठाए हिबा, इंशा शायद बंदूक नहीं उठा सकती। उनके जो भाई हैं, उनके जो कजन्स हैं, वो क्या समझेंगे? तो ये है वो वजूहात जिनकी वजह से लगता है कि ये कभी चीज खत्म, ये मुस्तकिल एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। मुस्तकिल एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। बुरहान वानी की शहादत के बाद तो एक सिलसिला चल पड़ा ना। अच्छा, एक और इतने मैस स्केल पे इस तरह के जैसे खवातीन का एहतजाज हो रहा है, लोग बाहर नहीं निकले थे पहले। बिल्कुल नहीं। अच्छा देखिए, दूसरी बात है कि देखिए दुनिया की नज़र पेरिस में राइट्स होती हैं तो वो तो हर जगह हेडलाइन होती हैं। कश्मीर में होता है, इतना नहीं होता, लेकिन कब तक ये सिलसिला चल सकता है? अच्छा, एक और ख़बर है मेरे पास जो कश्मीर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। बुलंदशहर का जिक्र करना है, इसलिए कि जो इसमें जिक्र है राष्ट्रीय राइफल का, जो कि कश्मीर में भी तैनात है, नीम फौजी इदारा है भारत का। बुलंदशहर में अब हमें इन्हें खबर दी थी कि गाय काटने की जो अफवाह थी, उसके बाद फसादात हुए, और एक पुलिस इंस्पेक्टर है सुबोध कुमार सिंह, वो हलाक कर दिया। मजमे ने लिंचिंग वगैरह की थी, और
लिंचिंग बाद में पता चला कि वो गोली लगने से हलाक हुए थे। गोली मारी थी एक साहब हैं जितेंद्र मलिक। जी हाँ, जितेंद्र मलिक के खिलाफ जो FIR कटी है उसमें इल्ज़ाम है कि उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से इंस्पेक्टर सबूत को मारा। सर्विस रिवॉल्वर का मतलब ये है कि जितेंद्र जी जो हैं वो राष्ट्रीय राइफल के फौजी हैं। वो छुट्टियों पे घर आए हुए थे और जब ये काम हुआ, ये जो गाय काटने का अफवाह हुई और हुजूम इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो बाकायदा वीडियो बनाई पुलिस में जिसने ये जो जितेंद्र उर्फ फौजी उर्फ फौजी भी हैं, ये जितेंद्र उर्फ फौजी जो हैं वो हुजूम को भड़का रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि एक वीडियो में वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से फायर कर रहा है, तो वहाँ वो पकड़ा गया जिसका ताल्लुक राष्ट्रीय राइफल से हाजिर सर्विस फौजी जो कश्मीर में भी पोस्ट हुआ है। अब ये कर रहा है बुलंदशहर में भारतीय पुलिस ऑफिसर एलिजिडली का कत्ल, या कम से कम लोगों को उकसा रहा है। सोचो कि कश्मीर में क्या करता होगा। हाल में ही एक मैंने वीडियो देखी है, वो मैं चला नहीं सकता क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और वो भी एलिजिडली एक सर्विंग इंडियन ऑफिशियल की है। और उसमें वो पूरी एक गाना ही गा रहा है कि जी इस मुल्क में मतलब आप मस्जिद और गिरजे को तो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हिंदुओं की मंदिरों को आप तोड़ फेंकते हैं, और जिसने मंदिर को हाथ लगाया भारत की सैनिक उसको ख़त्म कर देगी। अब हम बात जब करते हैं रेडिकलाइजेशन की, आप हज़ार बार बोल दें कि जी हमारी फ़ौज इससे मुख्तलिफ है या सेक्युलर है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, आती तो एक ही जगह से है। और जो रेडिकलाइजेशन और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं, बड़ी आसान सी बात है जी, कोई भी दुनिया में फौजी हो, जो भी हालात हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो मुतासिर ना हो। मसलन नामुमकिन, क्या वो फौजी छुट्टी पे घर नहीं आता? क्या अपने गांव वालों से, रिश्तेदारों से नहीं मिलता? क्या उनकी वो बातें नहीं सुनता? क्या उनकी बातों का असर नहीं होता? क्या वो टीवी नहीं देखता? तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, नेचुरल है ये बात। तो आज इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।